इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम इंटेलिजेंस, जासूसी और मिलिट्री टैक्टिक्स के एक ऐसे जाल को समझेंगे जिसने 2015 में हमारे नॉर्थ ईस्ट के आसपास का पूरा माहौल बदल कर रख दिया था। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि जियोपॉलिटिक्स की पूरी बिसात को पलटने वाला कदम था। देखिए, इस पूरी सीक्वेंस की शुरुआत होती है एक बेहद दर्द भरे आंकड़े से। 4 जून 2015 का वो दिन था। सिर्फ 5 मिनट, जी हाँ, सिर्फ 5 मिनट के एक अचानक एम्बुश में 6ठी डोगरा रेजिमेंट के 18 जवान शहीद हो गए थे। ये 1999 के बाद उस इलाके का सबसे बड़ा और दिल दहला देने वाला हमला था। तो इस अचानक और इतने बड़े हमले ने इंटेलिजेंस एजेंसीज के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आखिर 2015 के इस मणिपुर एम्बुश के पीछे था कौन? उस वक्त तक किसी एक आम विद्रोही गुट के पास इतनी ताकत या मोटिव नहीं था कि वो इतने बड़े स्केल पर स्ट्राइक कर सके। तो आखिर ये मास्टर प्लान किसका था? इस पहेली को सुलझाने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। एक नज़र डालते हैं इस क्षेत्र के सशस्त्र गुटों की ऐतिहासिक जड़ों पर। अगर पिछले दशकों को देखें तो 1975 में एक शिलोंग समझौता हुआ था, जिसे एक पीस एकॉर्ड की तरह देखा गया। लेकिन कुछ नेता इससे बिल्कुल खुश नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया? 1988 में NSCN बना लिया और बस यहीं से बगावत और टूटते हुए सीज फायर्स का एक लंबा दौर शुरू हो गया। अब यहाँ एक दिलचस्प ट्विस्ट है। हमारी शुरुआती इंटेलिजेंस ने क्या किया कि इन गुटों के आपसी मतभेदों का फायदा उठाया। NSCN 2 हिस्सों में बट गया। एक था NSCN IM, जिसका फोकस इंडिया पर था, और दूसरा था NSCN K यानी SS खापलांग का गुट, जिसका फोकस म्यांमार की तरफ था। हुआ ये कि एक गुट ने तो 1999 के सीजफायर को मान लिया, लेकिन खापलांग ने 2003 में अपना समझौता तोड़ दिया। उसने क्या किया? अपना पूरा बेस उठाया और बॉर्डर के उस पार म्यांमार शिफ्ट कर लिया, एकदम मिलिट्री की डायरेक्ट रीच से बाहर। यहाँ से गेम और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब आते हैं इस नई कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, इस नए अम्ब्रेला ग्रुप को डिकोड करना। साल 2014 गवर्नमेंट की पॉलिसी शिफ्ट होती है। लुक ईस्ट बदल जाता है एक्ट ईस्ट में। इसके तुरंत बाद हमारी एजेंसीज ने ट्रैक किया कि कुछ विदेशी स्टेट एजेंट्स उस इलाके में घुस चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, असम में निर्वासित उल्फा नेता परेश बरुआ के साथ उनकी बेहद गुप्त बैठकें भी होने लगी थी। कुछ बड़ा पक रहा था। जब आर्मी ने कुछ ऑपरेटिव्स को पकड़ा और उनसे पूछताछ की, तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। उन्होंने कहा, एक अम्ब्रेला बन चुका है, ऐसा कुछ जो पहले कभी नहीं हुआ। सोचिए, इंटेलिजेंस को बस इतना पता था कि कुछ गुट आपस में मिल गए हैं और एक बहुत बड़ा स्ट्राइक होने वाला है, पर डिटेल्स किसी को नहीं पता थी। और फिर मिला एक बड़ा ब्रेक थ्रू, और वो भी एक फुटबॉल मैच से। सुनने में अजीब लग रहा है ना? असल में म्यांमार में अंडरकवर एजेंट्स ने एक फुटबॉल मैच देखा जो एक्चुअल में 8 अलग अलग आर्म्ड फैक्शंस का एक सीक्रेट समिट था। 4 टीमें एक तरफ, 4 दूसरी तरफ। इस एक मैच ने इस पूरे मास्टर प्लान को बेनकाब कर दिया। और यही था वो अम्ब्रेला जिसे UNLWSEA का नाम दिया गया। खापलांग के नेतृत्व में बना एक ऐसा नया और विशाल गठबंधन जिसने इन 8 बिखरे हुए गुटों को जोड़कर एक सिंगल स्ट्राइक फोर्स बना दिया था। और यही वो फोर्स थी जिसने 4 जून को डोगरा रेजिमेंट पर वो घातक हमला किया था। अब दुश्मन बेनकाब था, तो अब बारी थी जवाबी कार्रवाई की, यानी एक सर्जिकल काउंटर स्ट्राइक। इस पूरे काउंटर स्ट्राइक की जान थी डिसेप्शन, यानी चकमा देना। टॉप लीडरशिप ने स्विफ्ट रिटेलिएशन का ऑर्डर दिया। 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस ने अपनी पहचान छुपाने के लिए 13 बिहार रेजिमेंट की वर्दी पहन ली। क्यों? ताकि मूवमेंट रूटीन लगे। रात के ठीक 7 बजे उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पार की और ठीक 1 बजे बॉर्डर के उस पार दुश्मन के कैंप्स पर एक जबरदस्त धावा बोल दिया। ये डेयरिंग नाइट रेड पूरी तरह सफल रही। कई लड़ाके मारे गए और उस नए गठबंधन की कमर टूट गई। इसका असर इतना गहरा था कि उन 8 में से 5 गुटों ने आगे चलकर आत्मसमर्पण कर दिया। वो अम्ब्रेला पूरी तरह बिखर चुका था। लेकिन ठहरिए, पिक्चर अभी बाकी है। इन सब के पीछे की असल भूमिका समझने के लिए थोड़ा मैक्रो लेवल पर, यानी इस पूरी भू राजनीतिक बिसात पर नजर डालनी होगी। सोर्सेज ये साफ इशारा करते हैं कि विदेशी देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज इन विद्रोही गुटों को एक प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल करती हैं। मतलब उन्हें लगातार फंडिंग देना, हथियार सप्लाई करना और इंटेलिजेंस सपोर्ट देना, ताकि इस क्षेत्र में अस्थिरता बनी रहे और नेशनल ग्रोथ को स्लो किया जा सके।
ये एक पूरा फॉरेन बैक्ड गेम था। वक्त के साथ चीजें और बदलीं। 2017 में खापलांग की मौत के बाद ये अलायंस और भी कमजोर हो गया और 2018 में कमान युंग आंग के हाथ में चली गई। पर देखिए, खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए बॉर्डर्स को सिक्योर रखने के लिए सेना का ऑपरेशन सनराइज आज की तारीख में भी उतनी ही मुस्तैदी से एक्टिव है। तो मिलिट्री अपना काम कर रही है, लेकिन ये पूरी सिचुएशन हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर कब तक ये एक्सटर्नल प्रॉक्सी फंडिंग और प्रॉक्सी युद्ध इस इलाके के फ्यूचर और स्टेबिलिटी को तय करते रहेंगे? क्या सेना के अलावा डिप्लोमैटिक लेवल पर कोई बड़ा कदम उठाया जाना बाकी है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।